नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के राज्यपाल संविधान से ऊपर हो चुके हैं? क्या संविधान की शपथ लेकर किसी भी राज्य में राज्यपाल का पद संभालने वाला व्यक्ति संविधान से ऊपर उठ जाता है? क्या वो संवैधानिक परंपराओं से ऊपर उठ जाता है? और गोवा, याद है आपको, आया राम गया राम की राजनीति, हरियाणा तो खामखा बदनाम है। गोवा जैसे राज्य में भी एक दौर हमने देखा कि किस तरह से विधायक टूटते थे, टूटकर दूसरे खेमे में जाते थे, फिर किसी और खेमे में जाते थे। आया राम गया राम की राजनीति चला करती थी। वहां से आने वाला व्यक्ति अपने आप को संविधान से ऊपर समझने लगे तो क्या होगा? यहाँ मैं जिक्र कर रहा हूं दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु का। तमिलनाडु की जनता ने इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, बम्पर वोटिंग की है, लेकिन थोड़ा-सा वो चूक गए हैं और उनके थोड़े से चूकने का फायदा वो राज्यपाल उठा रहे हैं, जिनको शायद भारत के संविधान की बेसिक समझ नहीं है, जिनको राज्यपाल के कर्तव्य की बेसिक समझ नहीं है। राज्यपाल का काम राज्य का शासन प्रशासन चलाना नहीं होता। चुनावी जनादेश के बाद, चुनाव मतदान समाप्त हो जाने के बाद राज्यपाल का काम सरकार की संभावनाओं को तलाशना होता है। और इसमें जो नियम कहते हैं, इसमें जो परंपराएं कहती हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल महोदय हैं, जो कि अपने आप को शायद संविधान से ऊपर मान बैठे हैं और वो एक बार नहीं, 2-2 बार राज्य की सबसे बड़ी पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है, उनके दावे को खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात सही है कि पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन बहुमत का फैसला तो विधानसभा के पटल पर होगा ना। और नियम और परंपरा यही कहती है, किसी और राजनीतिक दल ने सरकार बनाने का गठन पेश नहीं किया, दावा पेश नहीं किया है, तो क्या इसकी परंपरा, क्या नियम, कायदे, कानून कहता है, वो सब मैं आपके सामने बताऊंगा। लेकिन राज्यपाल किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं तानाशाहों की तरह, और पता नहीं तमिलनाडु में क्या बात है कि कोई भी भाजपाई राज्यपाल तमिलनाडु जाकर अपने आप को खुदा समझने लगता है, संविधान से ऊपर समझने लगता है। ये सबसे पहले आपके स्क्रीन पर ये खबर देखिए, ये आज तक की खबर है और इस खबर को गौर से देखिएगा, ये खबर आपको क्या बता रही है। ये खबर पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, एक्स पर, फिर विस्तार से ये खबर है और इसका पूरा खबर मैं आपको बता देता हूं। विजय को दूसरी बार गवर्नर ने लौटाया, 118 हस्ताक्षर लाने को फिर से कहा, तमिलनाडु में क्या होगा। और नीचे, तमिलनाडु की सियासत इस वक्त जोड़ तोड़ और समर्थन के दौर से गुजर रही है। सबसे बड़ा वोट बैंक जुटाने वाले थलपति विजय बहुमत से चंद कदम दूर रह गए हैं और यही दूरी उन्हें सत्ता पर काबिज होने के लिए भारी पड़ रही है। टीवी के प्रमुख विजय ने राज्यपाल से मुलाकात कर फिर से सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन राज्यपाल ने उनसे 118 विधायकों के, पहले जब गए तो राज्यपाल ने उनसे 118 विधायकों के समर्थन के हस्ताक्षर लाने को कहा। विपक्ष ने जब दोबारा मुलाकात की तो गवर्नर ने फिर से वही बात दोहराई कि पहले 118 हस्ताक्षर लेकर आइए, अभी भी हस्ताक्षरों की कमी है। यानी अब ये सोचिए कि 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे और उनको बाकायदा बहुमत साबित करने का मौका उस समय के राष्ट्रपति ने दिया था, अगर ना दिया होता तो क्या होता। ये भाजपाई संविधान की एक अलग तरह के से व्याख्या क्यों करने लग जाते हैं। और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि तमिलनाडु में जो राज्यपाल है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर साहब, वो कहाँ के आते हैं? वो गोवा से आते हैं। 2 बार गोवा विधानसभा के लिए चुने जा चुके हैं और वो गोवा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और गोवा विधानसभा में विधानसभा के स्पीकर, विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें संवैधानिक परंपराओं का ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं कि उन्हें संवैधानिक नियमों का ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं कि उन्हें राज्यपाल की भूमिका क्या होती है, राज्यपाल के कर्तव्य क्या होते हैं, इसका ज्ञान नहीं है। लेकिन फिर भी वो जिद ठाने बैठे हुए हैं कि मैं करूंगा तो अपने ही मन की। और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, किसी भी राज्य में चुनाव समाप्त हो जाने के बाद राज्यपाल को क्या करना होता है, राज्यपाल को क्या करना चाहिए। अगर किसी पार्टी को बहुमत मिला है तो राज्यपाल के पास वो पार्टी जाती है, सरकार बनाने का दावा की पेश करती है, राज्यपाल उन्हें सरकार गठन करने का न्योता दे देते हैं, मनोनीत मुख्यमंत्री का लेटर थमा देते हैं और अगर उनको लगता है कि भैया साबित करना चाहिए तो विधानसभा में कुछ दिनों की मोहलत देते हैं कि इतने दिनों में विधानसभा का सत्र बुलाकर साबित कर दीजिए। अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो फिर पिछले कुछ वर्षों से परंपरा रही है कि जो चुनाव पूर्ण गठबंधन होता है उसमें देखा जाता है कि किसके पास बहुमत है। तो चुनाव पूर्ण जो दोनों गठबंधन थे, एआईएडीएमके वाले जो बीजेपी के साथ था,
और डीएमके जो कि कांग्रेस के साथ था, दोनों ही गठबंधन के पास बहुमत नहीं है। तीसरी चीज फिर ये देखी जाती है कि भैया सबसे बड़ा राजनीतिक दल क्या है, कौन सा है और क्या वो सरकार बनाने को तैयार है। तो यहाँ सबसे बड़ा राजनीतिक दल एक बार नहीं, 2 बार राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा जाकर पेश कर चुका है। तो ऐसे में राज्यपाल को उनको सरकार गठन का न्योता देना चाहिए और जो भी दिन वो देना चाहे, 7 दिन देना चाहे, 13 दिन देना चाहे, 15 दिन देना चाहे, वो उस व्यक्ति को, उस नेता को विधानसभा का सत्र बुलाकर वहां बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। बहुमत का अंतिम फैसला विधानसभा के पटल पर ही होगा। अब यहाँ कोई और सरकार बनाने का दावा पेश कर नहीं रहा, किसी गठबंधन के पास बहुमत है नहीं, कोई भी गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश कर नहीं रहा। स्वाभाविक तौर पर ऐसे समय में दावेदारी विधानसभा में सबसे की बनती है और वो सबसे बड़ा दल सरकार बनाने का दावा पेश भी कर रहा है। लेकिन राज्यपाल पता नहीं कौन सी दुनिया में है। राज्यपाल पता नहीं क्या सोच रहे हैं। राज्यपाल को पता नहीं क्या चाहिए और राज्यपाल राजभवन में ही बहुमत को लेकर पुख्ता क्यों हो जाना चाहते हैं। राज्यपाल इस तरह की हठधर्मी क्यों कर रहे हैं। राज्यपाल आखिर चाहते क्या हैं। राज्यपाल आखिर करना क्या चाहते हैं। और राज्यपाल, और ये भी बड़ी साफ साफ बता दूं कि राज्यपाल जो है वो केरल के भी हैं, वो राज्यपाल, क्योंकि केरल के भी वो राज्यपाल थे और उन्हें जो है इसके साथ साथ तमिलनाडु की भी जिम्मेदारी, अतिरिक्त कार्यभार जो है वो तमिलनाडु का भी अतिरिक्त कार्यभार उनको दिया गया है। तो केरल में जाकर भी उनको मामला देखना है। यानी केरल में चूंकि वहां भी सरकार बनाने का दावा पेश होगा, सरकार गठन की बात होगी, तो केरल में भी जाकर उनको ये औपचारिकता निभानी है। लेकिन वो दस्तावेजी प्रमाण पत्र पर अड़े हुए हैं, वो दस्तावेज पर अड़े हुए हैं, पूरा का पूरा बहुमत उनको चाहिए। जबकि तमाम लोग ये कह रहे हैं, तमाम संवैधानिक परंपरा भी ये कहती है, राजनयिक परंपरा भी ये कहती है कि बहुमत का परीक्षण विधानसभा के पटल पर होना चाहिए। और कमी कहाँ है, कमी कितनी रह गई है। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए 118 विधायक चाहिए। विजय ने बुधवार को ही राज्यपाल अर्लेकर को 113 विधायकों का समर्थन पत्र सौंप दिया था। राज्यपाल ने 118 विधायकों के समर्थन पत्र की मांग की थी। जाहिर सी बात है, 113 है, 5 की जरूरत है। सरकार बनाने का न्योता देना चाहिए, विधानसभा में बहुमत साबित करने का मौका देना चाहिए। डीएमके ने कह दिया कि वो 6 महीने तक परेशान नहीं करेंगे। और याद कीजिएगा, नरसिम्हा राव की सरकार अल्पमत की सरकार थी। सरकार सिर्फ कई बार जब अल्पमत की स्थिति होती है तो आपको सरकार चलाने की कोशिश करनी होती है। अगर डीएमके विधानसभा के पटल पर मतदान में भाग डाले तो जाहिर सी बात है कि जितने विधायक वोट करेंगे उसका बहुमत जो है वो विजय के पास है। लेकिन इसके बावजूद भी उनको मौका ना दिया जाना, इसको आप हठधर्मी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। 234 सदस्यीय विधानसभा में टीवीके के पास 108 सीट है। विजय 2 सीटों पर जीते हैं, 1 से इस्तीफा देंगे। तकनीकी रूप से 107 ही सीट है और कुल सीटें उसके बाद 233 हो जाएगी, क्योंकि जिससे वो इस्तीफा देंगे उस पर तो बाद में चुनाव होगा 6 महीने के अंदर। 233 पे भी 118 ही चाहिए और 113 विधायक का समर्थन वो जुटा चुके हैं। अब जाहिर सी बात है कि कई दलों से उन्होंने समर्थन मांगा है और उस समर्थन पे वो दल विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पता नहीं राज्यपाल क्या चाहते हैं। या तो उनको लगता है कि इतना ज्यादा ही उनको लग रहा है कि नहीं भैया, अब इस तरह से सरकार में नहीं बनाने दूंगा, तो ठीक है विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दे, फिर से चुनाव करवा दे। लेकिन वो जानबूझकर इसको टालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ये अपने अपने बड़ा सवाल है। ये कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। केरल की जिम्मेदारी भी उनके पास है। और ये खबर मैं बता देता हूं कि तमिलनाडु की सियासत लगातार एक अजीब से दोराहे से गुजर रही है। सबसे बड़ा वोट बैंक जुटाने वाले, सबसे ज्यादा सीटें पाने वाले थलपति विजय बहुमत से सिर्फ चंद कदम दूर रह गए हैं और यही दूरी उन्हें सत्ता पर काबिज होने के लिए भारी पड़ रही है। टीवी के प्रमुख थलपति विजय ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन राज्यपाल ने उनसे 118 विधायकों के समर्थन के हस्ताक्षर लाने को कहा है। इसे लेकर विजय ने कहा कि राज्यपाल की ओर से भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है और बहुमत न होने के कारण राज्यपाल ने उन्हें दोबारा लौटा दिया। दोबारा जब मिलने गए तो गवर्नर ने फिर वही बात दोहराई कि आप साबित कीजिए कि टीवीके के पास स्पष्ट बहुमत है, तभी शपथ ग्रहण हो सकेगा। सूत्रों का साफ कहना है, वो कह रहे हैं कि राज्यपाल अस्थिरता नहीं चाहते तो क्या राजभवन में बहुमत साबित होगा। वहीं दूसरी तरफ एआईएडीएमके के नेता पलानीसामी ने भी राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। वहीं डीएमके खेमे से ये खबर है कि वीसी के प्रमुख थोल थिरुमालवन ने सीएम एमके स्टालिन से उनके आवास पर मुलाकात की है। वीसी के जल्द ही टीवीके के साथ गठबंधन कर
अपना अंतिम गठबंधन पर अपना अंतिम फैसला घोषित कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक डीएमके ने संकेत दिया है कि अगर वीसीके टीवीके के साथ जाना चाहती है तो पार्टी उसे रोकने की कोशिश नहीं करेगी। दूसरी ओर सीपीआई की तमिलनाडु इकाई ने राज्यपाल के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि संविधान के मुताबिक सबसे बड़ी पार्टी को विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत साबित करने का अवसर मिलना चाहिए। सीपीआई ने कहा कि टीवीके को शपथ से पहले बहुमत साबित करने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है। सीपीआई से भी समर्थन विजय ने मांगा है। सीपीआई ने अपने बयान में साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सीपीआई ने अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट के एसआईआर बोमई जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि बहुमत परीक्षण सदन के पटल पर होना चाहिए, न कि राजभवन में। पार्टी ने राज्यपाल से संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की भावना के अनुरूप निर्णय लेने की अपील की है। वहीं दूसरी ओर एआईएडीएमके विधायकों को लेकर भी बड़ी हलचल सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पुडुचेरी में ठहरे एआईएडीएमके विधायकों के कैंप को संभालने में एलजेके के महासचिव सुरेश अहम भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एआईएडीएमके विधायक लगातार आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। उन्हें फिलहाल कुछ दिनों तक इंतजार करने को कहा गया है। सूत्रों का कहना है कि कुछ एआईएडीएमके विधायक टीवीके के साथ जाने की स्थिति में उप मुख्यमंत्री पद और कैबिनेट में हिस्सेदारी चाहते थे, लेकिन ईपीएस इसके पक्ष में नहीं थे। इसके बाद अब कुछ विधायक डीएमके के साथ संभावनाएं तलाशने में जुटे हुए हैं। ये तमाम तरह की परिस्थिति बन रही है और ये तमाम लोग मानकर चल रहे हैं कि टीवीके के मुखिया बहुमत जुटा लेंगे, सरकार गठन वो करेंगे, लेकिन उससे पहले राज्यपाल जिस तरह का रायता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी संवैधानिक सीमा से आगे जाकर सब कुछ जानते बूझते हुए भी, तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा इसको लटकाने की, अटकाने की, भटकाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि भाजपा आखिर करना क्या चाहती है? क्यों भारतीय जनता पार्टी इसको लटकाने, अटकाने और भटकाने की कोशिश कर रही है? अगर आपके पास इसका कोई जवाब हो, कोई जानकारी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे लगता है कि केरल वाले मामले को थोड़ा-सा ये डिले करना चाहते हैं, लेकिन इनकी क्षुद्र राजनीति में इस देश के संवैधानिक परंपराओं को ये तार-तार करने की कोशिश कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को जब पहली बार न्योता मिला था प्रधानमंत्री बनने का, बहुमत नहीं था। नीतीश कुमार को जब पहली बार न्योता मिला था मुख्यमंत्री बनने का बिहार का, बहुमत नहीं था। ऐसे एक नहीं, इस देश में अनगिनत किस्से हैं जब भी नेता, और भाजपाइयों के साथ तो काफी मौका है, बाकी दलों के साथ भी है, कि जब बहुमत ना होने के बावजूद कभी बड़े गठबंधन के नेता के तौर पर, कभी सबसे बड़ी पार्टी के नेता के तौर पर उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका इस देश में राज्यपालों ने दिया है। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी और शाह के राज्यपाल अपने आप को क्या समझ बैठे हैं? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इतना इसके साथ ही एक बात और बताइएगा, ऐसे राज्यपालों को लेकर क्या करना चाहिए? डीएमके सुप्रीम कोर्ट चली गई थी कि भैया राज्यपाल बिल को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस पे केंद्र सरकार बिल्कुल बौखला गई। राष्ट्रपति ने भी सुप्रीम कोर्ट से राय मशवरा मांग लिया। इसको बड़ा संवैधानिक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अभी राज्यपाल जो कर रहे हैं, क्या वो संविधान का उल्लंघन नहीं है? तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिए, कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो जरूर ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।